हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज मनीष और हम कर रहे हैं केमिस्ट्री 30 डेज में। देखिए, ये हमारा जो है पूरा शेड्यूल है जिसके अंदर हम 30 डेज के अंदर केमिस्ट्री को कवर करा है हमने। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम खत्म कर चुके हैं। सही है। आज है क्योंकि डे 30 जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, और आज ही बायोमोलिक्यूल्स तुम्हारा एंड हो जाएगा। देखिए, ये जो हमारा कोर्स है इसकी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं। साथ ही आपको ये जो नोट्स हैं आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। उसके लिए करना क्या है आपको, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो केपी क्लासेस एग्जाम प्रेप ऐप आप जो है इंस्टॉल करिए। अगर आप iOS यूजर हैं तो आप क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करिए। ORG कोड उसमें आपको डालना पड़ेगा ICO। जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने ये ऐप का पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे 3 डॉट के पे जाना है। 3 डॉट से आपको जाना है फ्री मटेरियल पर। फ्री मटेरियल से आप एक डॉक्यूमेंट सेक्शन पे पहुंच जाएंगे, जहां पे जो भी क्लासेस चल रही हैं उसके नोट्स की PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, तो ये इसकी खासियत है ऐप की। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो अदर सब्जेक्ट है उनके नोट्स भी मिल जाएंगे, जैसे फिजिक्स हो गया, आपका मैथ्स हो गया। सही है। चलिए आगे बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है? These are the natural occurring organic compound present as essential constituent of living organisms in different cells। सही है। बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बहुत ही एसेंशियल है और उनकी जो ग्रोथ के लिए बहुत ही रिक्वायर रहता है। अब जैसे कि हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सब हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही एसेंशियल है। सही है। अब अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए इन्होंने पहले ना स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था, CxH2O। इन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो इस फॉर्मूले में फिट हो जाए वही हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का, तो C6H12O6। अगर आप इस फॉर्मूले को इसके अंदर फिट करते हैं तो देखिए C6H2O और ये हो गया आपका ट्वाइस। तो बेसिकली ग्लूकोज आपका इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है, तो ये है भाई आपका कार्बोहाइड्रेट। बट ये जो बात है ये हर जगह अप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, अगर आप इसको इसमें फिट करने बैठोगे तो ये भी फिट हो जाएगा भाई C2H2O का ट्वाइस। बट एसिटिक एसिड जो है आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये तो आपका फॉर्मूले में आ रहा है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? नहीं। ऐसे ही आप अगर मिथेनॉल की बात करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, तो देखिए वो भी आपका इस फॉर्मूले में आ जाता है C1H2O1। सही है। लेकिन वो भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऐसे ही एक होता है आपका रेमनोज। अब रेमनोज का फॉर्मूला होता है C6H12O5, बट वो कार्बोहाइड्रेट है और वो इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट हो और इस फॉर्मूले में फिट हो जाए, या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड जो इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट होता है या नहीं होता है। मतलब कि कहने का है कि भाई ये ऐसे कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये फिट हो रहे हैं, और रेमनोज जो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन वो फिट नहीं हो रहा है। तो फिर एक्चुअल डेफिनेशन हम इसकी क्या बोले? तो देखिए, एक्चुअल डेफिनेशन इन्होंने ये बताई है कि ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव आपको पता होगा, हेलो एल्केन हेलोरिन्स में हम पढ़ते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी दैट मींस हमारे पास बहुत सारे OH ग्रुप होंगे इसके अंदर, मल्टीपल, और एल्डिहाइड और कीटोन या फिर उसका कोई कंपाउंड यहां पर होगा जो कि कोई यूनिट प्रोड्यूस करता है हाइड्रोलिसिस पे।
बेसिकली ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होगा, मल्टीपल OH ग्रुप होगा और वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपका सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सही है। तो बेसिकली ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। अब देखो अगर हम इसके बात करें कि भाई क्लासिफिकेशन देखें, तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट, हाइड्रोलिसिस करने पे कितने प्रोडक्ट बनते हैं, अगर इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखें तो पहला आपका आता है मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स का मतलब क्या है, देखो सैक्राइड्स मतलब शुगर, सही है। अब द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दैट मींस सबसे बेसिक जो फॉर्म है ना वो हमारी मोनोसैक्राइड्स है। यानी कि आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो कुछ भी आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे बेसिक जो है यूनिट यही होती है हमारे पास। हमारे पास जो है 20 मोनोसैक्राइड्स अभी तक नॉन है, सही है, जिसमें आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, ग्लैक्टोज है। अब देखो ग्लूकोज यानी कि मोनोसैक्राइड्स है, यानी ग्लूकोज का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता, इसमें कोई भी ऐसी यूनिट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सबसे बेसिक है। फिर आते हैं आपके ओलिगोसैक्राइड्स। ओलिगोसैक्राइड्स भी आपके 3 टाइप के आप कह सकते हो, जिसके अंदर भाई आपका आता है डाई, ट्राई, ठीक है। अब जैसे कि इसके अंदर क्या बताया गया है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होने पे 2 से 10 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, सही है, 2 से 10 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, वो ओलिगोसैक्राइड्स होते हैं। जिसके अंदर जैसे डाई आ गया आपका डाइसैक्राइड्स, तो इसमें क्या होगा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे मोनोसैक्राइड्स के हाइड्रोलिसिस पे। ट्राइसैक्राइड्स ऐसे जो हाइड्रोलिसिस पे कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे, 3, सही है। एग्जाम्पल हो गया आपका सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल लूं डाइसैक्राइड्स पे, तो देखो सुक्रोज को जब हम एक मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक जो है फ्रक्टोज मॉलिक्यूल मिलता है, सही है। ऐसे ही माल्टोज का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको भी 2 मॉलिक्यूल तब भी मिलते हैं, और वो किसके होते हैं, ग्लूकोज के। तो बेसिकली ये दोनों एग्जाम्पल आप कह सकते हो डाइसैक्राइड्स के हैं, सही है। फिर आता है पॉलीसैक्राइड्स। अब भाई पॉलीसैक्राइड्स क्या हुआ, जो 10 से ज्यादा दें, है ना, हाइड्रोलिसिस होने पे 10 मॉलिक्यूल से ज्यादा प्रोड्यूस करें, वो क्या होंगे हमारे पॉलीसैक्राइड्स। अब पॉलीसैक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर्स, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, नॉन शुगर्स। एग्जाम्पल के लिए स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स। आपको यहाँ पर डेफिनेशन एग्जाम्पल जरूर पता होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं शुगर क्या है भाई। ये देखो इन जनरल मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स, ठीक है, आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सॉल्युबल इन वाटर, स्वीट इन टेस्ट। क्योंकि देखो मोनोसैक्राइड्स और ओलिगोसैक्राइड्स तो आपके स्वीट होते हैं, बट पॉलीसैक्राइड स्वीट्स नहीं होते, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये स्वीट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं आप, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड शुगर, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, सही है। अब देखो ये 2 टाइप के होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये दोनों टाइप, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग क्या होंगे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता है, सही है। और वो रिड्यूस हो जाते हैं कब, जब आपका उसका फेलिंग टेस्ट करोगे या टॉलरेंस टेस्ट करोगे ना, तो वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा, है ना, उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल के तौर पे आप जितने मोनोसैक्राइड्स हैं वो ले सकते हो, माल्टोज ले सकते हो। नॉन रिड्यूसिंग क्या होंगे भाई, अब इनके पास तो कोई भी फ्री ग्रुप होगा नहीं एल्डिहाइड कीटोन का, तो ये फेलिंग टेस्ट या टॉलरेंस टेस्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, मतलब उसका रिजल्ट नहीं देंगे कुछ भी, तो इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका शुगर, सही है, सॉरी सुक्रोज, सही है। अब स्टार्ट करते हैं हम ग्लूकोज। देखो ये यहाँ पे से ना, ये जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज है, एनसीईआरटी में जब ये टॉपिक आप पढ़ते हो तो ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ग्लूकोज से ही रहते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अगर आप यहां देखो तो पहला है, अगर हम प्रिपरेशन देखें, फ्रॉम द सुक्रोज केन शुगर, तो आपने क्या किया भाई, आपने जो है सुक्रोज लिया, सुक्रोज का फॉर्मूला आपको बताइए, C12H22O11, वाटर के साथ उसको क्या करा, हाइड्रोलिसिस किया,
तो आपको एक ग्लूकोज मिला, एक फ्रक्टोज मिला। सही है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, C6H12O6, C6H12O6। सही है। दूसरा तरीका क्या है ग्लूकोज को बनाने का, वो है भाई हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करें। तो देखिए स्टार्च क्या होता है हमारा, C6H10O5, C6H10O5 ये होती है भाई नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या होती है हमारी, नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं। अब n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिया, हाइड्रोलिसिस किया, टेम्परेचर लिया हमने 393 केल्विन, प्रेशर लिया, तो हमें नंबर ऑफ यूनिट्स किसके मिल जाएंगे, ग्लूकोज की। कमर्शियली इस मेथड को यूज किया जाता है। सही है। तो बेसिकली ये दो रिएक्शन है जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है प्रिपरेशन के लिए। आगे बात करें तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप इस साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पे से क्वेश्चंस मिलेगा। सही है। देखो पहला तो स्ट्रक्चर क्या है भाई, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये फिक्स हो गया था भाई, ग्लूकोज का है C6H12O6। सही है। दूसरा, ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI इट फॉर्म एन हेक्सेन। बेसिकली देखो लोगों क्या है, जैसे कि हम समझे कि भाई हमें पता लग गया ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अब ये जो 6 कार्बन है ये अरेंज कैसे हैं। सही है। तो इसके लिए दूसरा पॉइंट आता है, जब हम एक ग्लूकोज को CHO मैं लिख देता हूं अगर आपको यहां पे विजिबल ना हो तो, ठीक है, CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है हमारे पास, CHOH4, सही है, एंड CH2OH। अगर हम इसकी प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं किसकी प्रेजेंस में, HI की प्रेजेंस में, जब हम HI की प्रेजेंस में प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं तो देखिए आपको यहां पे क्या मिलता है, एन हेक्सेन। बेसिकली स्ट्रेट चेन मिलती है हेक्सेन की। तो यहां से ये पॉइंट कवर होता है कि भाई जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट कनेक्ट है, इनमें कोई ब्रांच नहीं है। सही है। थर्ड पॉइंट देखिए, ये क्वेश्चन, ये वाला जो पॉइंट है ये अलग से क्वेश्चन आया है अभी जो इन्होंने सैंपल पेपर रिलीज किया है, क्वेश्चन पेपर 2025 के लिए ही, उसमें ही क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है कि भाई अब अगर तुम ये समझे कि स्ट्रेट चेन में है, तो अब हमें ये देखना है कि क्या इसके अंदर कौन सा कंपाउंड है। सही है। एल्डिहाइड कीटोन है यानी कि वो कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, वो है या नहीं। इसके लिए हम देखते हैं ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल अमाइन यानी कि NH2OH। सही है। हाइड्रोक्साइल अमाइन टू फॉर्म ऑक्साइन, क्या बनाता है, ऑक्साइन बनाता है। एड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्राइन। अगर मैं हाइड्रोजन साइनाइड लूं HCl तो मुझे क्या मिलेगा, साइनोहाइड्राइन। अब देखो ये दोनों ही रिएक्शन जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, इन दोनों ही रिएक्शन से हमें यह समझ में आता है कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है भाई, कार्बोनिल ग्रुप आपका ये होता है। सही है। तो कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस आपको शो करता है कौन, हाइड्रोक्साइल अमाइन या हाइड्रोजन साइनाइड से आप रिएक्शन कर दो। अगर हाइड्रोक्साइल अमाइन से करेंगे तो ऑक्साइन बनेगा, हाइड्रोजन साइनाइड से करेंगे तो आपका साइनोहाइड्राइन बनेगा। सही है। तो ये आपकी प्रेजेंस बताता है इसकी, कार्बोनिल ग्रुप की। थर्ड पॉइंट, अब आपको यह समझना है कि वो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है या कीटोन। तो जो फोर्थ पॉइंट ये क्या कहता है कि भाई अगर मैं उसका ऑक्सीडेशन कर दूं, ठीक है, अगर मैं उसका ऑक्सीडेशन कर दूं तो मुझे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मींस ग्लूकोनिक एसिड, ऑन रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर यानी Br2। दिस इंडिकेट द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। बेसिकली यहां पे जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड है, ये हमें पता नहीं, हमने क्या करा Br2 वाटर से रिएक्ट किया तो ये क्या बन गया हमारा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। सही है। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइजिंग करते हैं तो वो क्या बनाता है भाई, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। इस ग्रुप को हम बोलते हैं, ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड।
ये एनसीईआरटी में आपके जो है रिएक्शंस दी हुई है। ठीक है, तो यहां पे हमें यानी ये समझ में आया भाई, पहला फॉर्मूला क्या है, दूसरा स्ट्रेट चेन है, तीसरा कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, फोर्थ ये समझ में आया कि वो एल्डिहाइड ग्रुप है, फिफ्थ अब देखिए ये जो हमें क्या पता चलना है, अब हमें देखना है एसिटाइलेशन करेंगे हम ग्लूकोज का, और हम ये फाइंड आउट करेंगे कि OH ग्रुप कैसे अटैच है। सही है भाई, OH ग्रुप जो अटैच है वो किस तरीके से है। तो एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव ग्लूकोज पेंटाएसिटेट which confirm the presence of OH group, 5 OH group। अब ये रिएक्शन हमें ये क्या करते हैं, कंफर्म करती है कि इसके अंदर OH ग्रुप है कितने, 5, और वो किस तरीके से अटैच है। सही है, इस तरीके से मतलब डिफरेंट कार्बन पे वो अटैच है। तो आपने ग्लूकोज लिया, सही है, ग्लूकोज को हमने रिएक्शन कराया किससे, एसिटिक एनहाइड्रेट से। जब एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्ट कराओगे तो बेसिकली जो भी आपके OH ग्रुप होंगे उनके साथ ये क्या बना देगा, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। तो ये OH ग्रुप पे ही जाके एसिटिक एसिटिक एनहाइड्रेट रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। तो यहाँ पे ये जो है रिएक्शन हमें ये बताती है कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप हैं, क्योंकि कितने बनेंगे, पेंटाएसिटेट, यानी 5 OH ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है और अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है। सही है भाई। 6th पॉइंट, ऑन द ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ यील्ड अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सैकराइड एसिड जिसको हम बोलते हैं। दिस इंडिकेट द प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इन अ ग्लूकोज। अब देखो इस 5 में से कौन सा हमारे पास प्राइमरी ग्रुप है, कितने हैं, मतलब 1 डिग्री वाले। तो देखिए यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है भाई, ग्लूकोज है। सही है, ये आपका क्या है, ग्लूकोज है। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या होता है भाई, जो CHO ग्रुप है वो CH ये हो गया, सही है। इसमें जो आपका अल्कोहल पार्ट है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सही है, वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, तो जो अल्कोहल है वो भी ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, सैक्रिक एसिड बन जाएगा। सही है, आपने पढ़ा होगा अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी कि जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग के साथ तो वो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। सही है, सेम चीज ग्लूकोनिक के साथ भी कर सकते थे। हमने पहले ग्लूकोनिक बना लिया भाई, ग्लूकोनिक का हमने ऑक्सीडेशन किया तो जो अल्कोहल वाला ग्रुप होगा प्राइमरी वाला वो क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना देगा। ये जो हमने यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड बनाया था नीचे। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपकी दी हुई है एनसीईआरटी में। अब देखिए यहां से या तो ये कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को एक्सप्लेन करो, या फिर आपसे एक डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में ये पूछता है। सही है, जैसे कि मैंने अभी बताया 2025 में इस वाले पॉइंट पे क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गई। अब देखिए स्ट्रक्चर हमने जो बना ली, अगर हम देखें तो हमारी स्ट्रक्चर ग्लूकोज की ये हमें मिलती है। सही है भाई, ये स्ट्रक्चर हमें मिलती है जिसमें कि फर्स्ट कार्बन हमारा CHO है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड CH2OH। सही है, 6 कार्बन की हमारी चेन है जिसमें कि 4 OH है, एक 1 डिग्री है। सही है, एक प्राइमरी, यानी 5 OH ग्रुप हमारे प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं D+ ग्लूकोज। अभी मैं आपको बताऊंगा D+ ग्लूकोज क्या है। ये एक और फॉर्मूला जो है ग्लूकोनिक एसिड, सैकराइक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं इसको देखूं, हम इसका जो नाम है, ये जो D है, ये D बेसिकली क्या है, देखो हम एक टर्म पढ़ते हैं डेक्स्ट्रो लीवो। ये बेसिकली ये यहां पे कहते हैं कि देखो द सिंपलेस्ट ऑप्टिकल एक्टिव मोनोसेक्राइड इज ग्लिसरल एल्डिहाइड। हमने एक रेफरेंस के लिए इसको लिया ग्लिसरल एल्डिहाइड को। सही है, इसके रेफरेंस से ही हम इसकी बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली इट कंटेन 1 एसिमेट्रिक कार्बन। 1 एसिमेट्रिक का मतलब
एक कार्बन के चारों तरफ के जो ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे। सही है भाई, और वो दो एनेंशियोमर फॉर्म करेगा। बहुत बढ़िया। अब देखो प्लस जो आइसोमर होगा, अगर प्लस वाली कॉन्फ़िगरेशन, ये वाली प्लस वाली कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है तो हम उसमें डी लगा देंगे। अगर माइनस वाली रख रहा है तो हम क्या लगा देंगे, उसमें एल लगा देंगे। सही है, अगर माइनस वाली कॉन्फ़िगरेशन है तो हम एल को इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो कैसे भाई, अगर आप इस ग्लूकोज को देखो, मैं आपको यहां पे से एग्जांपल देता हूं। देखो ये जो CHO ग्रुप है, यहां पे भी CHO ग्रुप आ रहा है। सही है, अब इससे ना आपको लास्ट कार्बन पे जाना है। ये आपके पास आ गया लास्ट कार्बन। सही है, यही वो कार्बन है, ये वाला। अब देखो इस वाले कार्बन पे चार अलग अलग ग्रुप हैं, एसिमेट्रिक है। यहां पे देखो एक अलग, यहाँ पे OH, CH2OH, H और यहाँ पे कार्बन। सही है, तो बेसिकली यहां पे जो है इस कार्बन, ये भी एसिमेट्रिक है। अब अगर तुम देखोगे तो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये HOH CH2OH, HOH CH2OH, यही कॉन्फ़िगरेशन आपको यहां पर मिल रही है। सही है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, डी प्लस ग्लूकोज। प्लस क्यों है यहां पे, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। सही है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और ये जो डी है ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये डी डेक्स्ट्रो नहीं है, क्योंकि डेक्स्ट्रो लीवो के लिए हम स्मॉल डी और स्मॉल एल रिप्रेजेंट करते हैं, बट अब वो ज्यादा नहीं चलता, तो प्लस माइनस पे ही काम करते हैं। सही है, अगर मैं माइनस में देखूं तो बेसिकली ये OH उधर चला जाता है, H इधर आ जाता है, इस तरीके से। देखो HOH चेंज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अब अगर आप सोचो भाई मैं एल वाली फॉर्म दिखाऊंगा ग्लूकोज की, तो सिर्फ इनको क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो उससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह माइनस भी है यानी लीवो भी है, तो आपको इसकी मिरर इमेज बनानी है बेसिकली। ठीक है, जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे, पूरे की मिरर इमेज बना दो, तो देखो आपका लास्ट में OH उधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। बेसिकली ये वाली कॉन्फ़िगरेशन को वो अटेन करेगा। तो बेसिकली ये लीवो माइनस ग्लूकोज शो करेगा। लीवो, सॉरी ये लीवो नहीं है, एल मतलब कि इसके रेफरेंस के हिसाब से एल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। सही है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे ना, हम बस सिर्फ इसको रिवर्स कर देते हैं, नहीं गलत है, आपको पूरी स्ट्रक्चर की मिरर इमेज बनानी है। ये OH अपने आप हो जाएगा। सही है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये आपका यहाँ पे टॉपिक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको समझ में आया, जनरली हम पूरे बायोमोलिक्यूल में जनरली हम डी पे ही बात करते हैं, डी ग्लूकोज की। चलिए अब देखिए इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है ग्लूकोज की। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों है, देखिए डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, glucose does not give skiff test and does not form hydrogen sulfide addition product with NaHSO3। अगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, मतलब इसमें मतलब बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन स्टिल ये स्किफ टेस्ट नहीं देता है, और ना ही इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद, जब हम इसकी सोडियम NaHSO3 से रिएक्ट कराते हैं। सही है, दूसरा पॉइंट, द पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइलामाइन, हाइड्रोक्साइलामाइन से भी रिएक्ट नहीं करता, इंडिकेटिंग द अब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। क्यों कि यहां से ही आपको पता लगता है ये जो एल्डिहाइड ग्रुप था, ये जो CHO है, ये CHO आपका फ्री नहीं है। बेसिकली ये रिएक्शन, ये आपकी ओपन चेन है। ठीक है, ये आपकी ओपन चेन है। ओपन चेन को अब हम करेंगे क्लोज, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, इस तरीके से चलता है। सही है, तो देखिए इन्होंने क्या बताया कि भाई जो आपका ये वाला OH है, सही है, जो आपका ये OH है, देखिए यहां पे अगर आप समझोगे तो समझते हैं भाई, देखिए ये OH जो है इस पे लोन पेयर है, 1 2 1 2। सही है, ये ऑक्सीजन जो है यहां पर इस कार्बन से रिएक्ट करता है। सही है,
अब जब ये करता है ये ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाता है, देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन जाके इस कार्बन से रिएक्ट करता है, सही है। अब यहां पर आप देखो कि ऑक्सीजन हमारा एक साइक्लिक फॉर्म में आ गया इस कार्बन और फिफ्थ, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में, सही है। इस तरीके से ये रहा, ये यहां से रिएक्ट करेगा। अब देखिए इसमें ना दो पॉइंट बनते हैं, एक अल्फा अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा कैसे है, यानी ये जो OH है और ये H है, यानी OH इधर हो H उधर हो, तो ये अल्फा, OH इधर H इधर, ठीक है ये वाले, तो ये बीटा कॉन्फ़िगरेशन है, सही है। अब अगर हम इसका हेवर्थ प्रोजेक्शन देखें, तो लेट से कि भाई आप अल्फा डी ग्लूकोज देख रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज का हेवर्थ प्रोजेक्शन देख रहे हैं, तो देखिए जितनी भी ये नीचे ये जो राइट साइड में आपको चीजें दिख रही हैं, ये आप डाउनवर्ड में लिख दीजिए, और जो इस तरफ है ये आपकी अपवर्ड में आएगी। तो देखिए फर्स्ट कार्बन, ठीक है, फर्स्ट कार्बन के राइट साइड में OH है, तो ये आ गया नीचे OH, ठीक है। सेकंड कार्बन पे OH नीचे नीचे आ गया, H ऊपर, ठीक है। थर्ड कार्बन पे H है नीचे, ठीक है, आ गया OH ऊपर, सही है। फोर्थ कार्बन पे OH नीचे H ऊपर, ठीक है। फिफ्थ कार्बन पे देखो लार्ज ग्रुप आप ऊपर लेना और स्मॉल ग्रुप आप नीचे लेना, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन। तो बेसिकली ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज की हेवर्थ प्रोजेक्शन है। अब इसका अगर नाम देखोगे तो अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पायरेन से ये रिजेंबल करता है, ठीक है, पायरेन की स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है, इसीलिए इसका नाम है ग्लूकोपाइरेनोज, पायरेनोज, सॉरी हाँ प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हिल रहा है, बट कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। अगर बीटा डी ग्लूकोज है, इस तरीके से आप इसकी भी स्ट्रक्चर जो हेवर्थ प्रोजेक्शन है वो फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा ग्लूकोज, जिसके अंदर हमने पहले ओपन स्ट्रक्चर को देखा, फिर हमने हेवर्थ प्रोजेक्शन यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया। चलिए आगे बात करते हैं। फिर आता है भाई आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जस्ट एज इट इज सेम है आपका ग्लूकोज की तरीके से, इसकी भी बातचीत है, बट इसमें आपको ध्यान रखना है ये है आपका कीटोहेक्सोज, ठीक है। क्या है, कीटोहेक्सोज, यानी कि कीटोन और इसके अंदर 6 कार्बन होंगे। ऐसे ही आपका जो ग्लूकोज था वो था एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज बोले तो एल्डिहाइड ग्रुप और 6 कार्बन, सही है। तो देखो आप देख सकते हो ये ओपन स्ट्रक्चर है आपकी फ्रक्टोज की, जिसके अंदर आपको सेकंड पे कीटोन ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। तो ये फ्रक्टोज की जो है आपकी ओपन स्ट्रक्चर है। फिर अगर आप इसकी साइक्लिक करोगे, अगेन ये वाला OH इस कार्बन से जुड़ेगा, तो ये जुड़ गया, ठीक है। अब ये डी अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज होगा, फ्यूरेन से, क्योंकि ये रिजेंबल करता है स्ट्रक्चर, तो इसीलिए इसके नाम पे ये दिया गया है। हेवर्थ प्रोजेक्शन में देखोगे तो आपको फ्यूरेन की तरह ही रिजेंबल करता हुआ दिखेगा। अगेन राइट साइड वाले नीचे लिख दीजिए, लेफ्ट साइड में ऊपर लिख दीजिए, सही है। लास्ट वाला लार्ज ग्रुप ऊपर और नीचे, इस तरीके से आपको लिखना है, सही है। फ्रक्टोज भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वैसे आपका ग्लूकोज है। चलिए अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे कि आप जो है CBSE के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, हमारा जो है CUT के लिए बैचेस चल रहे हैं, जिसके अंदर हम CUT की प्रिपरेशन कराते हैं। अगर मैं साइंस की बात करूं तो CUT का साइंस बैच उड़ान बैच चल रहा है, जो कि 5000 का है, सही है। इस बैच के अंदर आपको डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वो मिलेंगे, जो भी डोमेन रहेगा आपके सारे डोमेन इसी में कवर रहेंगे। साथ ही इसमें जनरल स्टडी और आपका लैंग्वेज टेस्ट का भी जो है बैच इसमें ही आपको मिल जाएगा 5000 में। साथ ही आपको स्टडी मटेरियल भी इसके साथ फ्री मिलेगा, तो बहुत अच्छे बेनिफिट है आपको इस बैच में। अगर आप ये इसके अलावा आप सपोज करते हैं कि भाई आपको सिर्फ जनरल स्टडी या लैंग्वेज टेस्ट चाहिए, तो उसका भी हमारा एक बैच है सारथी बैच, जो 3000 का है, जिसके अंदर जनरल और लैंग्वेज टेस्ट मिल जाएगा,
आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स को भी कवर करते हैं। सही है। अगर आप इन बैचेस की इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं भाई, वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। सही है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर मैं पास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर अभी गया ना, उसमें अच्छा हमारा रिजल्ट रहा था सीयूटी का, बच्चों के डीयू के अंदर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हुए, रिद्धि बंसल को 100% स्कॉलरशिप मिली आपके एमआईटी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बैचेस। चलिए आगे बात करें भाई डाइसैक्राइड्स की। तो डाइसैक्राइड्स बोले तो क्या है, देखो, सुक्रोज वन ऑफ द कॉमन डाइसैक्राइड इज अ सुक्रोज which on hydrolysis give equimolar of mixture of D glucose और D minus fructose। बेसिकली जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करने पे आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक एक मॉलिक्यूल मिलता है। सही है भाई। अब देखो इसके अंदर ना आपको क्या है, स्ट्रक्चर पे भी ध्यान रखना है। सही है, स्ट्रक्चर पे भी आपको फोकस करना है। कैसे, देखो, two monosaccharides are held together by glycosidic linkage between C1 of alpha D, भाई ये alpha D glucose and C2 of beta D fructose। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन, दूसरा कार्बन, उसके बीच में लिंकेज होता है। देखो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट कार्बन अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन। सही है, इनके बीच में एक लिंकेज होता है। सही है भाई। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो भाई दोनों पे ही OH होगा, है ना, तो दोनों पे ही OH ग्रुप होगा, दोनों पे ही। सही है, इसमें से वाटर हटा दोगे तो क्या बन जाएगा भाई, सुक्रोज बन जाएगा। वाटर डाल दोगे तो अलग अलग कंपाउंड बन जाएगा। वाटर हटा दो भाई, OH और H हटा दो तो ये क्या होगा, OH H हट जाएगा तो H2 बन के बाहर हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे रह जाएगा, यही वो ऑक्सीजन है। बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन होगा। ठीक है, अगर मैं वाटर रिमूव कर दूं तो ये हमें मिलता है सुक्रोज। अब ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आते हैं कि भाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे फॉर्म हो रहा है सुक्रोज में, है ना, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पुट होता है। चलिए आगे बात करें। Since the reducing group of the glucose and fructose are involved in glycosidic linkage formation, sucrose is a non-reducing sugar। ठीक है, सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है भाई। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लिवोरोटेटरी फ्रक्टोज। देखो सुक्रोज जो है ना आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लेकिन आप उसको जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। अब ग्लूकोज जो है आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है और फ्रक्टोज आपका लिवोरोटेटरी होता है। अब देखो अगर आप डोमिनेंस देखोगे ना, तो जो लीवो जो फॉर्मेशन है, बेसिकली जो लाइट को वो डिफ्लेक्ट कर रहा है फ्रक्टोज, वो करता है -92.4 डिग्री, बट डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो होता है ग्लूकोज का वो होता है 52.5 डिग्री प्लस का। भाई अब डोमिनेट कौन कर रहा है, भाई लीवो रोटेशन डोमिनेट कर रहा है। तो अगर आप इसका मिक्स करोगे, ठीक है, तो मिक्स हमेशा क्या शो करेगा, लीवो रोटेशन। सही है, लीवो रोटेशन। Thus the hydrolysis of the sucrose bring out the change in the sign of rotation from dextro to levo। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है भाई, इन्वर्ट शुगर। चले आगे, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं माल्टोज। माल्टोज अनदर डाइसैक्राइड्स है हमारे पास। भाई ये कैसे होता है, माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज। जब आप माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलेंगे, दोनों ही आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज मिलते हैं। अब इसके अंदर कौन सी लिंकेज होगी, देखो भाई ये हो गया आपका अल्फा, 2 अल्फा डी ग्लूकोज इन विच फर्स्ट कार्बन ऑफ 1 ग्लूकोज टू द 4th कार्बन ऑफ अनदर ग्लूकोज। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन का यहां पर 4th कार्बन से यहां पर लिंकेज हो रहा है।
अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि भाई जो C1 है द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट C1 ऑफ सेकेंड कार्बन, सेकेंड ग्लूकोज। अब सेकेंड ग्लूकोज में अगर देखोगे तो यहां पे आपको CHO ग्रुप फ्री फॉर्म होते हुए मिलता है, सही है। अब फ्री फॉर्म हुआ तो यानी कि वो आपके टेस्ट प्रोड्यूस करेगा, पेलिंग और वो क्या कहते हैं टोलेंस वगैरह, तो ये आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग, सही है भाई। ऐसे ही लैक्टोज, अब देखिए इसमें बेसिकली माल्टोज में आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। बहुत ही रेयर है कि भाई ये जो मतलब डायग्राम है ना ये आपसे फॉर्म करवा ले, बट मेरे हिसाब से डाइसैकेराइड्स तक आपको पता होना चाहिए। डाइसैकेराइड्स में जैसे कि माल्टोज आपको पता होना चाहिए और ये वाला भी पता होना चाहिए आपको, सही है। फिर आते हैं भाई हम लैक्टोज पे। लैक्टोज आपको पता ही है भाई, मिल्क शुगर इसको हम बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, इट कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज, बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये इसके अंदर होता है। द लिंकेज इज बिटवीन C1 ऑफ ग्लैक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। C1 ये बीटा डी ग्लैक्टोज है, तो फर्स्ट कार्बन का फोर्थ कार्बन ग्लूकोज के क्या हो जाएगा, लिंकेज हो जाएगा अगेन, सही है। तो हमें क्या मिलेगा, लैक्टोज मिलेगा। अब फ्री एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे भी प्रेजेंट है, कहाँ पे, द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में बी प्रोड्यूस्ड एज C1 ऑफ द ग्लूकोज। देखो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप फ्री मिलता है, तो अगेन ये भी क्या एक रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है, सही है भाई। ये होता है भाई आपका डाइसैकेराइड्स। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, उसमें देखिए पॉली मतलब मैंने बताया ना 10 से ज्यादा। तो पहले अगर हम बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च क्या होता है भाई, देखो एट अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज इज अ वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट, है ना, जो कि 15 से 20% जो होता है आपका स्टार्च होता है। केमिकली अमाइलोज इज अ लॉन्ग अनब्रांच चेन विद 200 to 1000 डी ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बेसिकली एक लिंकेज होती है ना, इसके बीच में अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में। अब देखो ये स्ट्रेट चेन होती है, इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं होती। और कौन कौन से कार्बन के बीच में, फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन के बीच में होगी, सही है, 200 से 1000 यूनिट, सही है। ये लिंकेज होगी जिसको हमने अल्फा लिंक भी यहाँ पर बोला है, या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह लो। तो बेसिकली अमाइलोज ही होता है। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है भाई, उसके अंदर ब्रांचिंग हो जाती है, सही है भाई। अमाइलोज की जो चेन है अब ब्रांचिंग हो गई, तो ये क्या बन गया, अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोपेक्टिन में लिंकेज होती है आपकी C1 to C4, है ना, फर्स्ट कार्बन से सॉरी फर्स्ट कार्बन से फिफ्थ कार्बन, आई थिंक ये फिफ्थ होगा, ठीक है, फिफ्थ कार्बन से आपकी सॉरी फिफ्थ नहीं सिक्स्थ कार्बन से, ठीक है, सिक्स्थ कार्बन से आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। नहीं एक सेकंड, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट विच चेन इज फॉर्म C1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा वो उसने बेसिकली इसकी बताया है, ब्रांचिंग अकर एट C1 एंड C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सही है। तो यानी कि अगर आप अमाइलोज देखोगे तो C1 से C4, और अगर अमाइलोपेक्टिन देखोगे तो C1 से C6 लिंकेज होता है। अमाइलोज वाटर सोल्यूबल है, राइट, और जो अमाइलोपेक्टिन है वो वाटर इनसोल्यूबल है, ये आपको ध्यान रखना है। सेलुलोज जैसे कि सैंपल क्वेश्चन पेपर मैंने अभी बताया ना 2025 में, इस वाले पॉइंट से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा सैंपल पेपर में, देखा मैंने। इट इज द पॉलीसैकेराइड्स हुज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट इज बीटा डी ग्लूकोज। उसके अंदर ये पूछा गया है कि भाई कौन से ग्लूकोज की लिंकेज होती है, तो हमारा कौन सा है भाई, बीटा डी ग्लूकोज जुड़ता है किस यूनिट से, C1 of one glucose to C4 of the next glucose unit। देखो है ना, फर्स्ट का फोर्थ C1 C4, तो ये बीटा लिंकेज हमारा होता है सेलुलोज का। स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता स्ट्रक्चर बनाने को वो देंगे, ठीक है, बट लेकिन आपको लिंकेज पता होना चाहिए। सेलुलोज अगर एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स, ये तो सबको पता ही है भाई,
सेलुलोज और जो क्या बोलते हैं आपका स्टार्च वगैरह होता है, जनरली प्लांट्स के अंदर रहता है ना। तो एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स इट इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्लांट किंगडम। ठीक है भाई, इट इज द प्रीडोमिनेंटली कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है, प्लांट सेल होती है, उसकी सेल वॉल का मेन पार्ट है। चाहिए, चलिए अब बात करते हैं ग्लाइकोजन की। तो ज्यादा कुछ तो दिया नहीं है। द कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी इज ए ग्लाइकोजन। इट इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च because its structure is similar to the amylopectin. It's rather highly branched, है ना, बहुत ज्यादा branched है। It is present in liver, muscles and brain. When the body need glucose, enzyme break down glycogen down to glucose. Glycogen is also found in yeast and fungus. सही है भाई, बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं आपको पता होने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या है हमारा, अमाइनो एसिड्स है। ठीक है भाई, अगर मैं आपको बात करूं तो ये हमारा अमाइनो एसिड्स है। तो ये इसके अंदर आपको यहाँ पे आर दिखेगा। अब इस आर की जगह मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें रख दूं, लेट से एच रखता हूं तो मुझे ग्लाइसिन आपको एक अमाइनो एसिड्स मिलेगा। अगर मैं CH3 रखता हूं तो एलेनिन मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से कंपाउंड रखता हूं। ये बहुत बड़ी टेबल है आपके एनसीईआरटी में, मैंने शुरू के पास 4 पॉइंट यहाँ पे रखे हैं। अब प्रोटीन क्या है भाई, प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स पॉलीअमाइड्स फॉर्म द अमाइनो एसिड्स से ही ये फॉर्म होता है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक आपका अमाइन ग्रुप होता है। सही है, तो अमाइनो एसिड्स कंपाउंड विच कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। अब देखो अल्फा अमाइनो एसिड्स, दोज अमाइनो एसिड्स in which NH2 group and CH group are attached to the same carbon are called alpha amino acids। सही है, यानी कि दोनों ही ग्रुप अगर सेम कार्बन से अटैच है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा अमाइनो ग्रुप बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दीज आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, एग्जाम्पल ग्लाइसिन। सही है, सिंपल ग्लाइसिन वाला एग्जाम्पल देख सकते हो। अब टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स देखें तो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। पहले तो ये हो गई थी दो एक क्लासिफिकेशन भाई। अब देखो मान लो, देखो ये एक एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है, ये डोमिनेंट होगा तो हमारा अमीनो एसिड क्या होगा, एसिडिक होगा। ये डोमिनेंट होगा तो बेसिक होगा, दोनों ही इक्वल होंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है। फिर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, भाई ऐसे जो हमारी बॉडी सिंथेसिस कर लेती है, ठीक है, वो नॉन एसेंशियल है ना। ऑन दी अदर हैंड जो हम नहीं सिंथेसिस करती है हमारी बॉडी, वो क्या है, हमें डाइट वाइट से लेनी पड़ती है। ठीक है, तो वो होती है हमारे एसेंशियल। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। सही है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। जीटर आयन, जीटर आयन क्या है देखो। अब जैसे कि ये आपका अमाइनो एसिड्स है। अब देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अभी नाइट्रोजन जो लोन पेयर है क्या करेगा भाई, हाइड्रोजन ले लेगा। भाई क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन बॉन्ड खींचेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, जीटर आयन। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन, जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लूज अ प्रोटोन एंड अमाइनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट प्रोटोन, जैसे कि आपने देखा। दिस इज न्यूट्रल बट कंटेन बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है। अब ये एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। सही है ना भाई, अगर प्रोटोन आएगा तो वो नेगेटिव है आपके पास, वो एक्सेप्ट कर सकता है। OH नेगेटिव आएगा तो अमाइन है, वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये एम्फोटेरिक बिहेवियर यहाँ पे शो करता है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखें तो देखो यहाँ पे एक ग्लाइसिन है, एक एलेनिन है। देखो इस पे भी क्वेश्चन आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे तो बेसिकली जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH है और NH2 में से एक H, हाइड्रोलिसिस, वाटर रिमूव हो गया तो यहाँ पे एक लिंकेज हो गई CO की NH के साथ। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो इसका नाम क्या होगा, ग्लाइसिल एलेनिन। ठीक है, ये आपका पेप्टाइड लिंकेज है ग्लाइसिन और एलेनिन के बीच में। सही है भाई, रिवर्स भी आप इसका देख सकते हो, बस आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। फिर आता है भाई देखो, व्हेन द नंबर ऑफ सच अमाइन ग्रुप इज मोर देन 10,
द प्रोडक्ट आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। बेसिकली अगर मैं बोलूं प्रोटीन की क्या डेफिनेशन है, तो देखो ए पॉलीपेप्टाइड मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, बेसिकली प्रोटीन। ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स जिसके अंदर 100 से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स होते हैं, साथ ही उनका जो मास है वो 10,000 यूनिट यूनिफाइड मास होता है, तो उसको बोल देते हैं प्रोटीन। बट ये डेफिनेशन ना मतलब सही नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सॉलिड डेफिनेशन है, बट इससे काम चला रहे हैं। क्योंकि एग्जाम्पल अगर एक्सेप्शन देखें तो इंसुलिन जो कि एक प्रोटीन है, बट उसके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो देखो इन्होंने बोला है ना, प्रोटीन इज नॉट अ शार्प, वेरी शार्प, ये जो डेफिनेशन है इज नॉट वेरी शार्प और वेल डिफाइंड भी नहीं कह सकते। तो ये चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन। दो टाइप के हो गए आपके, ग्लोबुलर और फाइब्रस। देखिए फाइब्रस बेसिकली लीनियर चेन होती है एक, ग्लोबुलर एक जो स्फेरिकल क्रॉस लिंक चेन होती है, ठीक है। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, ठीक है। द लॉन्ग लीनियर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल आर फोल्डेड गिव देयर 3 डायमेंशनल स्फेरिकल शेप, जैसे कि मैंने बोला स्फेरिकल, इसके अंदर भी इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे सॉरी जैसे भाई आपका फाइब्रस प्रोटीन में कैरेटीन जो आपके बालों के अंदर होता है ना, शैम्पू वगैरह के ऐड देखते होगे आप, फाइब्रोइन होता है सिल्क में होता है, कोलेजन होता है टेंडन में, है ना। ऐसे ही ग्लोबुलर क्या होता है भाई, एल्ब्यूमिन्स एक्स में हो गया, सही है। तो ये हो गया बेसिकली ऑल एंजाइम एंड हार्मोन्स, ये हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन में काउंट होते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन यहाँ हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। आगे बात करें, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडी एट 4 डिफरेंट लेवल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। तो देखो प्राइमरी क्या है, ईच पॉलीपेप्टाइड हैज अमीनो लिंकेड विच ईच अदर स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब देखो अगर मैं देखूं ना डायग्राम, तो ये आपका प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटरनरी। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, ये स्ट्रक्चर कोई नहीं बनवाएगा आपसे, आपको बस थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए। सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स होता है, एक बीटा प्लेटेड होता है, सही है। फिर टर्शरी में बेसिकली आपका पॉलीपेप्टाइड चेंज होता है। अब यहाँ पे लिंक आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, वैंडरवाल फोर्सेस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म होती है। बेसिकली ये जो बॉन्ड्स हैं ये इन्वॉल्व यहाँ पर होते हैं, सही है। अभी जैसे मैं सेकेंडरी में बात करूं तो देखो यहाँ पे लिखा है ना कि दे आर अरेंज इन साइड बाय साइड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थोड़ा बहुत आप इसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, इतना ही सफिशिएंट है, मैं आपको सच बताऊं तो, क्योंकि इसके अंदर ना जो भी चीजें पूछी जाती हैं वो आपकी डाइसेक्राइड्स तक मेन है, ठीक है। थोड़ा बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर भी आपको सारी नहीं दिमाग में रखनी, ये भी कोई जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, देखो प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड अ नेटिव प्रोटीन, सही है। अब देखो अगर मैं बोलूं नेटिव प्रोटीन है, तो व्हेन द प्रोटीन की जो नेटिव फॉर्म है वो अगर चेंज हो जाए, है ना, जो भी उसकी नेटिव फॉर्म है अगर वो चेंज हो जाए उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। अब ये कैसे हो सकता है भाई, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दो, है ना, केमिकल में कोई चेंज लग दो, पीएच चेंज कर दो, तो उनके जो बॉन्ड बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, सही है। और वो अपनी नेटिव फॉर्म को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, सही है। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी, तो इसी को बोलते हैं हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सबसे अच्छा एग्जांपल आप अंडे का ले सकते हो भाई, अंडे जब उबालते हैं तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि जो प्रोटीन है वो अपनी नेटिव फॉर्म को लूज कर देता है, सही है। एक चीज याद रखना कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो अपनी फॉर्म को नहीं छोड़ता, बाकी सब अपनी जो नेटिव फॉर्म है वो छोड़ देते हैं, सही है भाई। तो देखो ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन सेकेंडरी टर्शरी आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी रिमेन इंटेक्ट, द coagulation of the egg when the boiling in the common example of denaturation, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप मिल्क ऑफ कर्डिंग दे, मतलब दही जमाते हैं ना, वो एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, वो भी क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, सही है भाई। चलिए अब बात करें अगर हम एंजाइम की,
तो एंजाइम आपका क्या होता है? देखो एंजाइम होता है भाई, एंजाइम आर द एसेंशियल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच नीडेड टू कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। भाई आपके पास मान लो माल्टोज है, उसको हम एंजाइम लेंगे माल्टेज और उससे क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। फिर आता है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या होता है भाई? विच आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट for the healthy growth and functioning of the higher organism. They cannot by more organism have to be the part of our diet. मतलब हमें डाइट से लेना पड़ता है, ये हम नहीं बना पाते। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल भाई ए डी ई के, ये वाले जो विटामिन होते हैं, ठीक है, सॉरी विटामिन बोल रहा हूं मैं, है ना। तो विटामिन जो होते हैं ए डी ई के, ये होते हैं फैट सोल्यूबल बट इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये वाले जो विटामिन होते हैं बी के जो पूरा ग्रुप है B1 B2 B6 B12 विटामिन सी आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको ये याद रखने हैं। अगर यहाँ पे देखोगे एनसीईआरटी की टेबल है, यहाँ पे देखो आपके पास नेम ऑफ विटामिन जितने भी हैं वो हैं, क्या सोर्स रहता है इनका, है ना, क्या क्या हमें चीजें लेनी पड़ेंगी। अगर हमारे पास ये नहीं होता है तो हमें क्या क्या डेफिशिएंसी मतलब डिजीज देखने को मिल सकती है। सही है भाई। तो यहाँ पे ये जो टेबल है आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये भाई, तो आपको खाने पीने पे बहुत फोकस करना चाहिए भाई। आप वेज हैं तो आपको वेज चीजों पे फोकस करना चाहिए भाई। दही हो गया और सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए। ठीक है, तो अलग अलग विटामिन आपको यहाँ से, सॉरी विटामिन आपको यहाँ से मिलते हैं। सही है, चलिए बात करते हैं आगे न्यूक्लिक एसिड की। द पॉलीमर सॉरी the polymer of the nucleotides help in synthesis of the protein and transfer the genetic trait. Nucleic acids are two type, डीएक्सो यानी डीएनए और आरएनए, ये आपने पढ़ा होगा। बायो के काफी पोर्शन यहाँ पर है इन्वॉल्व बाय डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। सही है, बेसिकली इसके अंदर आपका क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है जो ट्रांसफर होती है ना। जब न्यू बेबी होता है तो उसमें जो डीएनए क्या होता है, पूरी इंफॉर्मेशन लेके जाता है। सही है, डीएनए आरएनए। तो बेसिकली कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए यील्ड द पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। ठीक है, जिसको हम सिंपल बेस भी बोल देते हैं। तो ये बेसिकली अल्फा डी राइबोज है और ये है आपका बीटा डी डीऑक्सीराइबोज। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो बेसिकली अगर आप डीएनए लेते हो, न्यूक्लिक एसिड ले लिया हमने, इसका हाइड्रोलिसिस लिया किया तो हमें मिलता है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मिलता है फॉस्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको शुगर और बेस मिलता है बेसिकली। सही है, अगर आप इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में देखोगे तो देखो ये आपका जैसे कि है अ यूनिट फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ द बेस, फर्स्ट कार्बन पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड्स। देखो ये आपका क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड्स है। अब यहाँ पर अगर मैं क्या ऐड कर दूं, फॉस्फोरिक एसिड, फिफ्थ कार्बन पे हमने फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दिया तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोटाइड। सही है, अब न्यूक्लियोसाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन फिफ्थ कार्बन एंड थर्ड कार्बन। देखो फिफ्थ कार्बन एंड थर्ड कार्बन, तो ये आपने ले लिए दो। सही है, कौन से भाई, आपने ले लिया न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करा भाई, उसका फर्स्ट और फिफ्थ, ठीक है ना, सॉरी फिफ्थ एंड थर्ड कार्बन। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका थर्ड और ये हो गया आपका फिफ्थ। तो फिफ्थ और थर्ड कार्बन के बीच की क्या हो जाएगी, लिंकेज हो जाएगी। तो ये आपका बनाएगा, इस लिंकेज को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, तो बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे लिंकेज बनाएगा थर्ड और फिफ्थ कार्बन के बीच में। सही है, तो ये आपका बन जाएगा एक डाइन्यूक्लिक एसिड। देखो स्ट्रक्चर अगेन मैं बोलूँ ना तो स्ट्रक्चर पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। यहाँ पे आपको बस ये पता होना चाहिए कौन से कार्बन यहाँ पे अटैच हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय
डक्टलेस ग्लैंड कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सही है, such as thyroid, adrenaline, they are find their way into the bloodstream, basically influence and regulate the function of। भैया आप देखो तो हार्मोन्स जो भी है एक टेबल आप देख लेना, ठीक है, छोटी क्लासों में भी हमने टेबल देखी है भाई, हार्मोन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या ग्लैंड्स होती है और क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये हम देखते हैं ना। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो इस चैप्टर के अंदर हम ग्लूकोज और डाइसैक्राइड्स और जो पॉलीसैक्राइड्स है उसमें स्टार्च, सेलुलोज वगैरह आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सही है भाई। तो ये था बेसिकली हमारा चैप्टर। जैसे कि मैंने अभी बताया ना आपको, हमारा उड़ान बैच चल रहा है जिसके अंदर आपको अगर आप परचेस करते हो 5000 का, कितना 5000 का, तो आपको ये स्टडी मटेरियल उसके अंदर सीयूटी का सभी डोमेन का जो भी रहेगा वो फ्री मिलेगा, सही है, ठीक है, जिसके अंदर आपको जनरल और बेसिकली लैंग्वेज टेस्ट भी फ्री मिलता है। आप अलग से भी ले सकते हो जनरल और लैंग्वेज टेस्ट को 3000 का। कोई भी इंक्वायरी करनी आप फोन करो, वेबसाइट विजिट करो, सही है, आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। तो देखो भाई ये था हमारा बायोमोलिक्यूल्स जिसके अंदर हमने इस टॉपिक को खत्म किया है। इंपॉर्टेंट है, 6 से 7 नंबर का होता है, सही है, आपको जरूर पढ़ना है। और ये जैसे कि मैंने अभी बताया था ना 30 डेज, तो ये होता है हमारा एंड 30 डेज केमिस्ट्री का लेक्चर। तो मिलेंगे हम अपने सीयूटी बैच में जिसके अंदर हम सीयूटी के बारे में स्टडी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू। KP classes dedicated to excellence.